ज्योग्राफी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण भी है। वह है छोटा नागपुर का पठार और उससे जुड़ी हुई एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल पहाड़ियाँ। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है और जैसे कि हर बार क्लास के अंदर मैं आप लोगों को शुरुआत करता हूँ, वह है कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या होगी। तो उसके लिए मैं आपको भौगोलिक नक्शा बना देता हूँ भारत का, जहाँ पर हमें इसके बारे में पता चले कि इसकी स्थिति क्या है। तो यह जो है मुख्य रूप से तो झारखंड में है, परंतु यह पड़ोस के जो सटे हुए अन्य राज्य है वहां पर भी यह मिलता है। यानी कि झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल यह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हमारे यह छोटा नागपुर के पठार शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अब ये भौगोलिक स्थिति देख लीजिए। तो और साथ ही साथ यदि हम इसको देखें कि अन्य पठार की तुलना में इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो बघेलखंड का पठार है उसके यह पूर्व में स्थित है। यहाँ देखते हैं, अब मैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर राज्य जो बनेंगे हमारे उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये है राज्य, ये हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो है वह राज्य है एक और, ये है ओडिशा। ओडिशा के अलावा ये हो गया झारखंड और यहाँ पर है हमारा राज्य ये पश्चिम बंगाल। इस तरीके से इसकी स्थिति जो है वह होगी। तो ये 4 राज्यों में विस्तृत है। हमारा मेन तो झारखंड के साथ ही संबंध रहेगा और कुछ जब मैं खनिजों के बारे में कराऊंगा तब हमें पढ़ना होगा इसकी पड़ोसी राज्य जैसे कि उड़ीसा के बारे में, या फिर हमें कोयले की बात करेंगे तो कुछ हद तक हम बंगाल की भी बात करेंगे। तो अब मैं लिख देता हूं इसकी स्थिति क्या है। तो यह स्थिति जो है कहां पर है? बघेलखंड पठार के पूर्व में। बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड पठार के पूर्व में, और बघेलखंड का जो पठार है वह स्थित है कहां पर? ये जो हिस्सा है जिसमें छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा आ गया और यहाँ पर एमपी, और उत्तर में आ गया उत्तर प्रदेश। तो ये हिस्सा जो है ये है जिसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। और इसके यदि हम इधर की तरफ चलते हैं, अर्थात ये हिस्सा, ये वाला, तो ये हिस्सा है जिसको कहा जाता है, ये वाला थोड़ा सा और मैं बड़ा बना दूं, ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा है जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। ये रेड कलर से, या ये कलर जो आपको दिखाई दे रहा है सैफरन कलर का भगवा, ये है जिसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। किन किन राज्यों में पड़ गया, अब हम इनकी विस्तार भी देखते हैं। तो उससे पहले बघेलखंड के पठार के पूर्व में, और फिर यह विस्तार की बात करते हैं। तो इसका विस्तार जो है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है। तो इसका विस्तार जो है 4 राज्यों में, 4 राज्य कौन कौन से पढ़ रहे हैं ये वाले, तो इन राज्यों के बारे में पहला और सबसे महत्वपूर्ण, या जहां पर मुख्यतः ये मिलता है, झारखंड। दूसरा हो गया छत्तीसगढ़, तीसरा ओडिशा, और चौथा पश्चिम बंगाल। ये इसकी स्थिति है, ठीक है। और यह असल में किसका हिस्सा है? तो हम ये कह सकते हैं
कि ये जो हिस्सा है जिसको हमने पूर्व में पढ़ा था, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो हिस्सा है जिसको हम शुरू कर सकते हैं उत्तर पश्चिम राजस्थान से और नीचे कन्याकुमारी तक, ये सारा हिस्सा जो है ये उसी का प्रायद्वीप पठार का ये भाग है। तो यह असल में, और ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं दक्कन का पठार, जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है ये वाला। तो हम कह सकते हैं यह दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार है। तो हम ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, यह दक्कन के पठार का, और दक्कन का पठार कौन सा है? जो तीन तरफ ये जल से घिरा हुआ है, दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार है, पूर्वी विस्तार। यह हो गया शुरुआत इसका, ठीक है। अब देखते हैं इसका निर्माण कब हुआ और किस प्रकार की चट्टानें इसमें मिलती है और क्या क्या इनके भाग हैं, उसके बारे में करते हैं। तो उसके लिए फिर हम इस पॉइंट को एक तरफ करते हैं क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं इसकी निर्माण किस समय पर ये बना। तो इसका जो निर्माण काल है असल में यह है प्राचीन भूभाग है, और प्राचीन भूभाग जो है इसका निर्माण हुआ प्रोटोरेजिक काल में, प्रोटीरोजोइक काल। असल में ये कौन सा काल है? इसे प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। प्रोटोरेजरिक का मतलब हो गया कि जिसकी स्थिति होती है 57 करोड़ वर्ष, 57 करोड़ वर्ष से लेकर और 2.5 अरब वर्ष यानी कि बिलियन ईयर जो है वर्ष पूर्व, ये जो समय है वर्ष पूर्व, ये समय है जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ जिसने हमारे छोटा नागपुर के पठार को बनाया है। और इसके साथ ही हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा निर्माण। अब इसके साथ ही जो जुड़ी हुई चट्टानें हैं, यानी कि इस काल में जो चट्टानें बनती हैं वह कौन सी है? वह कहलाती है क्रिस्टलीय चट्टानें। ये जो क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं यह मुख्य कितनी प्रकार की होती हैं, किन किन से बनती हैं? तो यह मुख्य जो है वह होती है बसाल्ट, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, और सिस्ट। तो इन चट्टानों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है और इन्हीं चट्टानों के अंदर हमें खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो भारत के अंदर खनिज संपदा की दृष्टि से यह चट्टानें जो हैं काफी संपन्न है। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो ऊंचाई है, आमतौर पर इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 700 मीटर से लेकर और 1 किलोमीटर या 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी जो है उसका महत्व धार्मिक भी है, क्योंकि वह जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। तो जो इसकी सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? पारसनाथ। यह पारसनाथ के नाम से जानी जाती है। और इसकी कुल जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई जो है वह 1365 मीटर की ऊंचाई है। और झारखंड राज्य में एक जिला पड़ता है गिरिडीह, उसके अंदर ये स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूं। तो यह राज्य कौन सा है? गिरिडीह, और जिला गिरिडीह। जिले के अंदर स्थित है और यह अन्य कारणों से भी महत्वपूर्ण है। यह श्री सम्मेद शिखर जी के नाम से भी जानी जाती है। श्री सम्मेद
शिखर जी। और यह जो है श्री सम्मेद शिखर जी शब्द है, इसका इसका जो संदर्भ है वो ये है कि जैन समुदाय के अंतर्गत 24 महापुरुष हैं जिनको तीर्थंकर के रूप में पूजा जाता है या जिसके प्रति जैन समुदाय के लोगों की आस्था है। उन 24 में से 20 जो तीर्थंकर हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ इस पहाड़ी पर। तो इसीलिए जैन धर्म के लिए यह पवित्र स्थानों या तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इसी और इसका जो नाम है, जो हम पारसनाथ की वर्ड की यूज कर रहे हैं, यह जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी जी से पहले, तो वह थे पार्श्वनाथ जी। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पारसनाथ रखा गया। तो हम इसका क्या है, यहां पर 20 जैन तीर्थंकारों 20 जैन तीर्थंकारों ने मोक्ष प्राप्त किया है, ने मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। और यह कुछ समय पहले चर्चाओं में इस रूप में था कि जब झारखंड की राज्य सरकार ने इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया, तो इसके विरुद्ध जो है जैन समुदाय ने अपना इस प्रदर्शन किया, क्योंकि उनका मानना है कि यदि यह एक पर्यटन स्थल स्थापित होगा तो जैन समुदाय जिसके अंदर मदिरा, मांस आदि, क्योंकि ये बहुत अति अहिंसावादी संप्रदाय है, तो उनका ये मानना था कि पर्यटन स्थल के रूप में घोषित होने पर यहाँ पर ये खाद्य जो चीजें हैं जैसे मांस है वह बिकना शुरू हो जाएगा और इनके पवित्र स्थान जो है वह इसके कारण अपवित्र हो सकता है। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। तो यहाँ सर्वोच्च चोटी के बारे में बात आ गई। अब बात आती है कि इसको हम कितने भागों के अंदर इसको वर्गीकृत करते हैं। तो इसका जो भाग है वह मैं बता देता हूं, और उसके लिए मुझे यहाँ पर झारखंड का जो नक्शा है वह मैं बना देता हूं। देखिए, यदि हम झारखंड की बात करें तो इस तरीके से झारखंड का ये मैप है। और मैं कुछ चीजें क्योंकि मुझे इसमें बतानी होगी इसलिए मैं इसको बना रहा हूं। तो यहाँ पर जो हिस्सा है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये तो हो गया जिला जिसका नाम है गिरिडीह। ये गिरिडीह जिला हो गया। और यहाँ पर पड़ता है पलामू, ये हिस्सा। असल में इसमें उत्तर में कौन सा राज्य है जिससे इसकी सीमा लगती है? बिहार। यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में जो है वो है ओडिशा, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़। ये इस प्रकार से है जिससे इसकी सीमाएं। और यहाँ पर जो है एक जिला जो लगता है हमारा यूपी का, वह कहलाता है, वह जिला जो है वो कहलाता है सोनभद्र। तो यहाँ पर यूपी से भी इसकी सीमा लगती है। तो यहाँ जो पलामू है यह भी एक पठार है। और इसके अलावा इसके भाग हम कर रहे हैं तो उन्हीं को मैं दिखा रहा हूं। यहाँ है हजारीबाग, यहाँ पर है रांची। एक मिनट, स्पेलिंग जो है ठीक कर देता हूं मैं। रांची, ये रांची है। और ये हिस्सा जो है यहाँ पर, ये हिस्सा कहलाता है राजमहल पहाड़ियां। तो इसका जो राजमहल पहाड़ियां, इसका जो वर्गीकरण है वह कैसे हो गया? तो इसमें हम कर सकते हैं, यह 4 प्रमुख पठारों से मिलकर बना है। 4 प्रमुख पठारों से मिलकर बना है, जिसको हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
वह कौन कौन सा है? तो इसमें एक तो हो गया पलामू का पठार, पलामू का पठार। दूसरा जो है यह कहलाता है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग। तीसरा जो है ये रांची का पठार। और चौथा जो हिस्सा है जिसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, यह वर्गीकरण है इसका। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो नदियां हैं वह कौन कौन सी नदियां हैं जो यहां से निकलती हैं या इस पठार को काटती हैं। तो यदि हम नदियों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी जो है, जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और छोटा नागपुर के पठार की भी सबसे बड़ी नदी है, कौन कौन सी है? सबसे पहले करते हैं दामोदर। तो दामोदर नदी जो है वह, दामोदर नदी जो है वह पलामू की पहाड़ियों से निकलती है और फिर ये हजारीबाग और रांची के पठार को दो भागों में बांटते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, धनबाद की दक्षिणी सीमा से होते हुए। तो दामोदर जो नदी है इसके बारे में क्या है? इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है यह है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, की सबसे बड़ी, और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कि यह हजारीबाग और झारखंड, हजारीबाग और झारखंड के पठार को अलग करती है। और रांची, हजारीबाग और रांची, झारखंड नहीं रांची, रांची पठार को अलग करती है, यानी कि इनके बीचों बीच से बहेगी, अलग करती है। एक तो यह हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद और दामोदर नदी जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है, यह कोयला नदी घाटी भी कहलाती है, क्योंकि देश की जितनी भी प्रमुख कोयले की खदानें हैं वह इस नदी के किनारे कोयला नदी घाटी कहलाती है, क्योंकि अधिकांश जो है कोयले के संसाधन हमें इसी नदी के किनारे मिलते हैं। आगे मैं खनिज की चर्चा करूंगा, इसी में भी खनिज का अलग भी टॉपिक होगा भारत के भूगोल में, लेकिन आज भी हम करेंगे तो मैं फिर इसका जिक्र कर दूंगा आपको और बताऊंगा किस तरीके से। दूसरी जो नदी है वह नदी जो है वह कहलाती है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। यह नदी जो है यह भी दूसरी सबसे बड़ी नदी है झारखंड की, यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी और सबसे बड़ी नदी है। यह रांची के पठार से निकलती है नदी है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा महत्वपूर्ण नगर है जिसे भारत का लौह नगरी या भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं, उसका नाम है जमशेदपुर। तो यह जमशेदपुर के निकट से बहती है, जमशेदपुर के निकट से बहती है, निकट से बहती है। तो एक तो यह इंपॉर्टेंट नदी हो गई। फिर आता है दूसरा पॉइंट, स्वर्ण रेखा के अलावा यहाँ पर दो नदियां और हैं। एक तो कहलाती है उत्तर कोयल, उत्तर कोयल नदी, और एक कहलाती है दक्षिण कोयल नदी। ये दोनों नदियां जो है वह इसी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। उत्तर कोयल जो नदी है यह सहायक नदी है सोन की, सोन की सहायक नदी। अब ये जो सोन नदी है ये बिहार और झारखंड के बीच में सीमा बनाते हुए यह फिर सोन नदी
पटना के पास गंगा जी में विलय कर जाती है, संगम करती है। तो उत्तर कोयल नदी जो है झारखंड के पठार से उत्तर दिशा में बहते हुए फिर ये सोन में मिल जाती है। और दक्षिणी कोयल नदी जैसे कि नाम स्पष्ट करता है, ये दक्षिण की दिशा में जाएगी। और यह सांक नदी के साथ मिलकर, ये जो सांक नदी है ये ओडिशा में जाकर संगम करती है दक्षिण कोयल के साथ, और दोनों मिलकर जो है ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। यह सांक के साथ नदी के साथ संगम करके ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है, ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो छोटा नागपुर के पठार से बहती हैं। मैं अब आपको यहां पर दिखा दूं। तो यहां पर देखिए, जो मैंने यहां पर ये मैप बनाया हुआ है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, यहाँ इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं मैप के ऊपर आपको दिखा दूं कि ये नदियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो है स्वर्ण रेखा नदी दे रखा है, दामोदर तो मैंने बना ही दिया। देखिए ये तो है दामोदर नदी, ये वाली, सॉरी ये दामोदर नदी है, ये वाली। तो दामोदर नदी जो है पलामू की पहाड़ियों से निकलती है, इधर चली जाती है। रांची के पठार से एक नदी जो है ऐसे जाएगी और ये ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ में जाएगी, और वहां पर ये दूसरी नदी के साथ में मिलकर बना देगी ब्राह्मणी नदी। तो ये कहलाती है दक्षिण कोयल। और एक जो है उत्तर कोयल ऐसे जाएगी, और फिर जो ये हिस्सा है, मैं कोशिश करता हूं अगर आपको दिख जाए, यह नदी इस तरीके की है, ये जो कलर है ये है सोन नदी। तो सोन नदी में जाकर मिल जाएगी। और जो अगली नदी है जिसको हमने कहा कि स्वर्ण रेखा नदी, यह फिर यहाँ पर यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले में होती हुई फिर ये प्रवेश कर जाएगी पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद फिर ओडिशा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। तो ये है प्रमुख नदियां हैं जहां जो झारखंड या फिर छोटा नागपुर के पठार से बहती हैं। इसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, वह हो गया खनिज संसाधन। तो हमने पढ़ा था कि जो चट्टाने हैं, वह चट्टाने जो हैं वह चट्टाने क्रिस्टलीय है, और उसके अंदर हमने पढ़ा कौन कौन सी चट्टाने हैं। तो बसाल्ट है, क्वार्टजाइट है, और ग्रेनाइट है, शिस्ट है। तो इसके अंदर खनिज जो है प्रचुर मात्रा में है। इसीलिए जो छोटा नागपुर का पठार है, यह देश की खनिज पट्टी कहलाती है। खनिज पट्टी कह लीजिए, या फिर देश का खनिज का भंडार कह लीजिए। देश का खनिज भंडार है ये, खनिज भंडार। और एक और क्वेश्चन है जो एसएससी में आया, इसे कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहां मैं आपको एक बात और बताता चलूं साथ साथ में, यदि देश के सबसे समृद्ध, सबसे धनी खनिज क्षेत्र की बात आएगी तो सदा आंसर जो है छोटा नागपुर का पठार आएगा। परंतु यदि सवाल आता है कि देश का खनिज प्रदेश किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर बदल जाएगा। उसमें नाम जो है वो आएगा ओडिशा का। ठीक है। और ये 2025 के आंकड़े लेटेस्ट है, जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा खनिज उत्पादित करने वाले राज्य में ओडिशा का प्रथम स्थान है। इसीलिए ओडिशा को भारत का खनिज प्रदेश कहते हैं। लेकिन खनिज संपदा का सबसे संपन्न क्षेत्र और भारत का रूर जब वर्ड आएगा तो हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर को। देखिए ये जो शब्द रूर आया है, ये कहां से आया है? तो रूर जो है ये एक क्षेत्र है, कहां का? ये औद्योगिक शक्ति का केंद्र है। राज्य देश पड़ता है जर्मनी। तो जर्मनी का जो पश्चिमी हिस्सा है
जो राइन नदी के किनारे का है उसी को कहा जाता है रूर प्रदेश। जैसे मैं यहाँ पर आपको जर्मनी को बना देता हूँ, थोड़ा आप समझे तो ये हो गया जर्मनी। तो जर्मनी में एक नदी जो है वह बहती है जिसका नाम है राइन नदी। ये राइन नदी है, इस तरीके से बह रही है। तो राइन नदी के किनारे जो हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ का, यानी कि जर्मनी का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या जर्मनी का पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर कई सारे प्रमुख नगर हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रमुख नगर है वह कौन कौन से? डसलडोर्फ, डसलडोर्फ, डोर्टमंड, डोर्टमंड आदि। तो ये सारा का सारा क्षेत्र जो है वह जर्मनी का क्या कहलाता है? औद्योगिक शक्ति का केंद्र। और इसी क्षेत्र में लौह एवं इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा विकसित है। तो उसी का उपनाम इस्तेमाल किया जाता है छोटा नागपुर के पठार के लिए। अब कौन कौन से खनिज है जो यहाँ पर हमें मिलते हैं? तो खनिज सभी प्रकार के जो खनिज है, और लगभग जो आता है कि लगभग देश के जो 40% खनिज है वह हमें इसी क्षेत्र के अंदर प्राप्त होते हैं, छोटा नागपुर के पठार में। तो उसके अंतर्गत जो अन्य नाम है वह देख लेते हैं। तो प्रमुख खनिज कौन कौन से? प्रमुख खनिज, उसमें कोयला प्रमुख खनिज के अंतर्गत जो नाम आ जाएगा कोयला। और अभी मैंने आपको बताया कि जो ये दामोदर नदी है, ये वाली जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी के किनारे जो है वह झारखंड में झरिया, बोकारो, और जब बंगाल में जाएंगे तो रानीगंज, ये प्रमुख कोयला खदानें हैं। इसीलिए इस नदी को कोयला घाटी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो कोयला प्रमुख हो गया। और कोयला में कौन कौन से आ जाएंगे? नाम दे दिया मैंने इधर की तरफ, बोकारो, धनबाद, ये जिले आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ मात्रा में हमें गिरिडीह में भी मिलता है। और अन्य खनिज कौन सा है? अन्य खनिज में है लौह। देखिए, लौह के मामले में जो है ओडिशा राज्य प्रमुख है। और इसीलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ वाले जो ओडिशा से सटे हुए हैं, यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं फिलहाल, ये वाले। तो ये क्षेत्र जो है जिसमें इधर आएगा पूर्वी सिंहभूम जिला, पूर्वी सिंहभूम, और इधर आ गया पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम है। और यहाँ पर लगा हुआ जो है वह कौन सा है? वह ओडिशा राज्य के अंतर्गत जो जिला आएगा सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ का नाम आएगा। यहाँ फिर जिले आ जाएंगे जैसे पश्चिमी सिंहभूम से सटा हुआ क्योंझर, मेन तो क्योंझर ही आएगा, क्योंकि सुंदरगढ़ जो है वह सटा किसके साथ में है? इधर की तरफ जो जिला पड़ता है उसके साथ। तो मेनली जो है पश्चिमी सिंहभूम है, और पश्चिमी सिंहभूम से सटा हुआ क्योंझर है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम के अंदर कौन कौन से पर, जैसे किरीबुरू का नाम आता है, या फिर बादाम पहाड़ का नाम आता है जो क्योंझर के अंदर या उड़ीसा में पड़ेंगे। तो ये बेल्ट जो है पूरी की पूरी इस तरीके से है, जिसके अंतर्गत यहाँ पूर्वी सिंहभूम से सटा हुआ ओडिशा का जिला आएगा मयूरभंज। तो ये क्षेत्र है सारा का सारा, यानी कि ओडिशा और झारखंड, झारखंड में पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के जिले, और यहाँ पर आ जाएंगे क्योंझर जिला आ जाएगा, मयूरभंज। मुख्य तौर पर इन क्षेत्रों के अंदर हमें लौह संसाधन मिलते हैं। और कोयला और लौह की उपस्थिति के कारण ही, यदि हम झारखंड की बात करें तो 1907 के अंदर देश का सबसे पहला इस्पात कारखाना जो आज तक चल रहा है 1907 में स्थापित हुआ था, जिसको कहते हैं टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि जमशेदपुर में। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखेंगे ओडिशा में, तो यहाँ रोरकेला में लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना की गई है। तो लौह और इस्पात उद्योग इस क्षेत्र के अंदर विकसित हुआ इन दो संसाधनों की उपस्थिति के कारण। इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पर संसाधन है? तो मैंगनीज, मैंगनीज अभ्रक जिसे माइका कहते हैं, जिसमें
कोडरमा जो पड़ता है गिरिडीह के पास, यहाँ पड़ेगा कोडरमा। तो कोडरमा की जो खान है उसको कहते हैं कोडरमा माई का बेल्ट, जिसको कहा जाता है अभ्रक की राजधानी। तो यहाँ अभ्रक जो है मुख्य रूप से हमें कोडरमा जिले के अंदर मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें बॉक्साइट की, तो कम मात्रा में है लेकिन है बॉक्साइट। और इसके अलावा यूरेनियम भी यहाँ पर मिलता है, जिसमें जादूगुड़ा की खान कहलाती है, जादूगुड़ा। और यूरेनियम देश में कम मात्रा में प्राप्त होता है, और लेकिन सबसे बड़ी खान जो कौन सी है, या सबसे पहली खान जो है भारत की, वो झारखंड की जादूगुड़ा है। तो इस दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिज संपदा की दृष्टि से देश का बहुत संपन्न क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं राजमहल की पहाड़ियों के बारे में। देखिए, और इसका क्वेश्चन भी एनडीए के एग्जाम में, यूपीएससी के एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए इसका भी देखते हैं। और इसके अलावा एक और चीज देखते हैं कि झारखंड राज्य जो है वह मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है। झारखंड जो राज्य है वह आदिवासी जनसंख्या के लिए भी जाना जाता है। तो यही कारण है इस आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड के, उसको मुंडाओं का देश भी कहते हैं। तो ये भी मैं पॉइंट है तो आपका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, लेकिन यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, और मेरा पढ़ाने का जो लक्ष्य रहता है वो रहता है कि सब चीजों को हम जोड़ते हुए ही पढ़ें। और क्योंकि इस टाइम भौगोलिक रूप से इसकी चर्चा चल रही है, तो लगे हाथ हम इन भौगोलिक शब्दों का भी इस्तेमाल करके और इन्हें समझते हैं। जैसे संथल परगना किसको कहते हैं, आप ध्यान कीजिए 1857 के गदर से पहले 1856 के अंदर एक बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे संथाल विद्रोह कहते हैं, जिसमें सिद्धू और कानू नाम के दो भाइयों ने किया था। तो वह पॉइंट भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम करते हैं, इसे मुंडाओं का देश भी कहते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा उसका जी, इसे मुंडाओं का देश कहते हैं। मुंडाओं का देश क्योंकि यहाँ पर जो मुंडा जनजाति है उनका यहाँ पर बड़ी संख्या में निवास है, और बिरसा मुंडा जो हैं वह आदिवासी नेता थे, जिनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड में लड़ाई भी लड़ी गई। तो इसीलिए इसको मुंडाओं का देश कहते हैं। और जो यहाँ पर सबसे प्रमुख नाम आता है इतिहास में भी, उनका नाम आता है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को, बिरसा मुंडा की जो जन्म तिथि है वह 15 नवंबर को अब भारत के अंदर मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस। 15 नवंबर को 2021 में पहली बार इसको मनाया गया, और ये कहलाता है जनजातीय गौरव दिवस। यह इनके सम्मान में शुरू किया गया, और इसका आयोजन करता है भारत का आदिवासी मामलों का जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा आयोजन किया जाता है। किनकी याद में? बिरसा मुंडा की याद में। और आप देख लीजिए कि जो एयरपोर्ट है रांची का, उसका नामकरण भी बिरसा मुंडा के नाम पर ही किया गया है। तो इस क्षेत्र के अंदर इनका व्यक्तित्व जो है वह बहुत ही पूजनीय एवं आदरणीय है। तो इसीलिए इसको मुंडाओं का देश, किसको? छोटा नागपुर का जो पठार है उसको हम कह रहे हैं। फिर एक और शब्द आता है संथाल परगना। संथाल कौन होते हैं? तो ये जो वर्ड आता है संथाल, तो हम इसको कहते हैं संथल परगना। तो परगना तो आप जानिए शेरशाह सूरी ने इस इकाई की शुरुआत करी थी, जो लगभग एक जिले के बराबर होती थी। तो ये संथाल परगना कौन सा क्षेत्र है? ये जो झारखंड का ये सारा का सारा ये क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, ऊपर से शुरू करें साहिबगंज, इसके बराबर में गोडा, इधर पाकुड़ा, इधर की तरफ जमतारा, और यहाँ पर देवगढ़। तो ये जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसी को संथाल परगना भी कहते हैं। और संथाल जो विद्रोह हुआ था, जिसमें सिद्धू और कानू ने नेतृत्व किया था 1856 में, उसका संबंध इसी क्षेत्र से है। तो अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, और हिस्ट्री में यदि हमें यह पता चल जाए कि भाई संथल परगना का तात्पर्य क्या है, तो संभवतः
उसे समझने में और उसे याद रखने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि सारी बातें जो हैं उनकी भी बताता हुआ चलूँ आपको। तो संथाल परगना को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं और बेहतर कर दूँगा। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने संथाल परगना हो गया। तो इसके अंतर्गत कौन-कौन से जिले आएँगे? यहाँ से शुरू करें, जमतारा। जमतारा जो है, इसके ऊपर तो नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी भी आई, जहाँ पर लोग जो हैं फ़ोन में ओटीपी डालकर इस तरीके के ओटीपी डालते हैं और ओटीपी को मंगाकर जो है वह डिजिटल रूप से उनके पैसे की चोरी भी कर लेते हैं। वो जमतारा सीरियल है। तो ये जमतारा जो है, यहाँ पर ये जमतारा पड़ेगा इधर की तरफ। तो जमतारा, देवगढ़, मैं दक्षिण से शुरू कर रहा हूँ और फिर मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा। तो इधर जमतारा, यहाँ पर देवगढ़, उसके बाद दुमका, दुमका के बाद पाकुड़ा, पाकुड़ा के बाद डोडा और डोडा के बाद साहेबगंज। ये जिले जो हैं, इन्हीं को संयुक्त रूप से संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। अब हमारा टॉपिक जो बचा हुआ है वह है राजमहल की पहाड़ियां। असल में राजमहल की पहाड़ियां जो हैं, उन्हें भारत के अंदर एक दर्जा मिला हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसे कहा जाता है भारत की भूवैज्ञानिक विरासत। तो इसके बारे में भी, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां, इनका विस्तार कहां पर है? तो पहले इनका विस्तार देख लेते हैं। तो इनका विस्तार जो है वह कहां पर है? ये उत्तर दक्षिण दिशा में है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ऐसे है। तो इनकी स्थिति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनकी स्थिति क्या है? तो इनकी स्थिति जो है वह है उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। और कौन कौन से जिले पड़ जाएंगे? तो उत्तर में यहाँ पर जो है, जहां से गंगा जी बह रही हैं, यहां मैं बताता हूं आपको। तो इसको हम हटा देते हैं ताकि आपका फोकस जो है वो खाली इसके ऊपर ही रहे। तो यहाँ पर जो है उत्तर में नदी बहती है झारखंड से, वह है गंगा जी। तो गंगा जी से सटा हुआ जो जिला है वही साहिबगंज कहलाता है। तो यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर गंगा जी बह रही, ये गंगा जी है। और यहाँ पर पड़ेगा साहिबगंज, और नीचे जो है ये पड़ेगा पाकुड़। तो पाकुड़ जो है, इससे तो उत्तर दक्षिण दिशा में कहां पर विस्तार कैसे होगा इसका? अगर हम विस्तार पढ़ेंगे तो विस्तार में हम पढ़ेंगे कि विस्तार में हम पढ़ेंगे उत्तर में साहेबगंज, साहेबगंज, और नदी कौन सी पड़ेगी यहाँ पर? गंगा जी। और दक्षिण में पकुड़ा, यानी कि ये हम कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये इसकी सीमा निर्धारित करती है, नागपुर का पठार। ठीक है। अब देखते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एनडीए के एग्जाम में पूछा गया, वह था कि इसके अंतर्गत हमें, या इसका निर्माण कैसे हुआ और किससे मिलकर ये बना है। देखो, यह जो है, इसका जो निर्माण है वह निर्माण देखते हैं कौन सा है। तो इसका निर्माण हुआ था जुरासिक काल में। ये जो जुरासिक काल है, ये वह समय है जिस समय पर डायनासोर जो है
वो पृथ्वी पर विचरण करते थे और इसी समय पर एक प्राचीन भूभाग था पृथ्वी का जिसका नाम था गोंडवाना। तो गोंडवाना जो है वो टूटना शुरू हो गया और उसकी जो उत्तरी सीमा थी जुरासिक काल में, जुरासिक काल में